तो मित्रों, अब तक के लेक्चर में हम देख चुके थे कि जनरलाइज हुक्स लॉ क्या है। उसके साथ ही साथ हमने एक और चीज़ देखी थी कि हमारे जो इलास्टिक कांस्टेंट ई और की के बीच में जो रिलेशन है वो हमने प्रूव करके देख लिया था। तो मुझे एक चीज़ नज़र आई थी, क्या, जब मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला था तो मुझे ये मिला था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर 1 - 2μ अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, अब देखो इसको गौर से, अगर मैं देखूं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 कब होगा, फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये नीचे वाला तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो फिक्स वैल्यू है ई। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। ऊपर क्या बचे, दो चीज़ें। अब दो चीज़ों का गुणनफल कब शून्य हो सकता है, कब 0 हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो मतलब ई भी 0 होगा तो केस फर्स्ट क्या, या तो आपका 1 - 2μ क्या हो, 0 हो। 1 - 2μ 0 होगा तो म्यू की वैल्यू कितनी आई, 1/2 या फिर 0.5। ठीक है, दूसरा केस क्या है, मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब 0 होगा, जब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बराबर 0 हो। ठीक है, तो मैंने ये बोला भी था कि जिनके लिए म्यू की वैल्यू हाफ होती है, जिन मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू हाफ होती है, उनमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होता है। मतलब उनको हम दबाकर आयतन में कमी नहीं कर सकते। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, EV बराबर डेल वी अपॉन वी। अब ये 0 है, मतलब ये चेंज 0 है, चेंज भी 0 है, मतलब उसके आयतन में आप कोई कमी नहीं कर पा रहे, मतलब वो असंपीडीय है, मतलब नॉन कंप्रेसिबल टाइप का है। ये उदाहरण बोलूँ तो मैं, मेरा जो आइडल फ्लूइड होता है वो भी नॉन कंप्रेसिबल होता है, तो उसके लिए भी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा केस क्या है मेरा ये। तो अगर कोई बोलेगा कि आपके म्यू की वैल्यू हाफ है तो पक्का EV 0 है, लेकिन आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 है तो पक्का म्यू की वैल्यू हाफ हो, कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है, या वो दूसरा ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, ये एक बात थी तो रह गई थी, बीच में लाइट चली गई थी, उसके लिए फिर रोक दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, आगे आने वाले लेक्चर में हम प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल ये चीजें देखेंगे, तब हमको पता बताएंगे वहां पर आपको ये बढ़िया तरीके से। अगर कहीं प्योर शेयर की कंडीशन है, किसकी, प्योर शेयर की, केवल और केवल शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है, टाउ, तो ये समतुल्य है किसके, कि इसी ब्लॉक पर अंदर 45 डिग्री डायरेक्शन में, इसके 45 डिग्री डायरेक्शन में इधर तो सिग्मा टेंसाइल लग रहा होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, टॉ के बराबर, इस दिशा में सिग्मा एन बराबर टॉ, और इधर लग रहा होगा ये कंप्रेसिव टाइप का। ये प्योर स्ट्रेस एक्चुअली एक पर्टिकुलर केस होता है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। कब, जब आपकी दो परपेंडिकुलर साइड में समान स्ट्रेस लग जाए, लेकिन एक कंप्रेसिव टाइप का हो और टेंसाइल टाइप का हो, की वैल्यू सिग्मा है तो इसकी वैल्यू माइनस सिग्मा हो, तो यही पर्टिकुलर केस है आपका प्योर शेयर का। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सिग्मा 1 ले लो, ठीक है, ये सिग्मा 2 ले लो, इसकी सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी -2, क्योंकि मुझे अब जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ उसमें मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रह जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो क्या है। अब हमने क्या रिलेशन देख लिया था, E और K के बीच का देख लिया था, अब हम देखेंगे E एंड G के बीच का रिलेशन प्रूव करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, वही एक क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, क्यूब। अब G की बात करनी है तो मुझे शेयर डिफॉर्मेशन करना है, मैं इसको ग्राउंड से फिक्स कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सब। अब मैंने इधर से एक फोर्स लगाया, टाउ, शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स लगाने के कारण इसमें चेंज आया और ये थोड़ा डिफॉर्म होकर कैसा हो गया, ऐसा। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ये डिफॉर्म होकर पॉइंट कहाँ चला गया, C डैश पर, D कहाँ चला गया, D डैश पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पुराना वाला जो डायगोनल था वो क्या था, BD था। नया डायगोनल क्या हो गया, BD डैश हो गया। ठीक है,
सब इसी में बात कर रहे हैं। मैंने ध्यान रखो मैं इसको क्यूब बोल रहा हूँ, मेरी सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी से मैं बी डी डैश पर एक लंब डालता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं, एन नाम दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये लंब डाला है, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ मैं निकालता हूँ कि टोटल स्ट्रेन इन किस में, बी डी में, ठीक है। इसमें टोटल स्ट्रेन कितना आया, इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, इसके कारण क्या हुआ, इसकी बी डी डैश की तो लंबाई में वृद्धि हुई, और जो सी ए सी विकर्ण था इसकी लंबाई में क्या हुई, मेरी कमी हुई। मतलब एक तरीके से कोई इसको ऐसे खींच रहा था, ऐसे दबा रहा था, वही वाली घटना हो रही है, प्योर शेयर वाली, ठीक है। तो इसके अलोंग ये 45 डिग्री पर है ना विकर्ण, तो इसके अलोंग एक फोर्स काम कर रहा होगा नॉर्मल, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा के। और ऐसे भी एक फोर्स काम कर रहा होगा कंप्रेसिव टाइप का, जिसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, सिग्मा के, ठीक है। तो इसमें टोटल स्ट्रेन, पहले तो इस फोर्स के कारण जो सिग्मा फोर्स लगेगा, सिग्मा फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, टो। तो सिग्मा अपॉन ई होता है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं टो अपॉन ई। ये कहानी समझ में आई साहब। प्लस जर्नलाइज हुक्स लॉ में देखा था कि दूसरों का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा कैसा है, कंप्रेसिव टाइप का लग रहा है। अब कंप्रेसिव टाइप का लग रहा है तो वो भी इसकी डायमेंशन बढ़ाएगा, इसलिए प्लस। अगर ये टेंसाइल टाइप का होता तो माइनस आता, लेकिन ये प्लस टाइप का होगा इसलिए। अब दूसरे साइड का फोर्स कितना है, सिग्मा अपॉन ई, और उसका इस पर फर्क देखेंगे तो म्यू लगाना पड़ेगा आगे, वही लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये वाला आ गया। इसमें टोटल स्ट्रेन कितना आ गया मेरे पास, मैं अगर टाउ अपॉन ई को बाहर ले लूँ तो 1 प्लस म्यू, ठीक है। अब ये किस में स्ट्रेन आया, टोटल स्ट्रेन इन बी डी। अब देखो तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है लंबाई में चेंज कितना हुआ अपॉन ओरिजिनल लंबाई कितनी हुई। देखो मेरी लंबाई में चेंज कितना हुआ, मतलब ये स्ट्रेन, इसी स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको ये लंबाई में चेंज कितना हुआ, बी डी डैश माइनस बी डी अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है, बी डी, यही तो है मेरा स्ट्रेन। अब देखो बात करते हैं बी डी डैश। देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये विस्थापन होता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो पॉइंट डी डैश से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब मैं इस पर लंब डालूंगा तो तकरीबन मैं कह सकता हूं कि बी डी पॉइंट देखना, बी डी तकरीबन बराबर है बी एन के, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बी एन, ठीक बात है। तो बी डी की जगह अगर मैं बी एन लिख दूं, बी डी डैश माइनस बी एन अपॉन बी डी लिख सकता हूं। इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, ये इसके बराबर है तकरीबन, ठीक है। अब ये क्या आया, बी डी डैश यहां से यहां तक का माइनस बी एन यहां से यहां तक का, क्या बचा, एन डी डैश। तो मेरे को ये स्ट्रेन मिला एन डी डैश अपॉन बी डी, ठीक बात है, एन डी डैश ये वाली दूरी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखो, हमारे पास हम स्ट्रेन कैसे लिखते थे, स्ट्रेन इससे लिखते थे, ये वैल्यू डेल है, ये वैल्यू ए है, तो डेल चेंज कितनी लेंथ में आया, ए में आया, यही तो लिखते थे। अब मुझे कहीं ना कहीं इसको डेल से रिलेट करना है, डी डैश से रिलेट करना है, ठीक है। अब इसको तो हटा देता हूँ मैं, डेल एक बार के लिए ऐसे समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब मेरे को इसको डी डैश से रिलेट करना है, तो मैं एक त्रिभुज लेता हूँ। कौन सा त्रिभुज, देखना, ये कोण 90 डिग्री, ये डी डैश है, ये डी है, ये मेरा एन है। यही त्रिभुज को मैंने बड़ा बना दिया। ये डी डैश ये समकोण है, तो ये एंगल कितना होगा 45, ठीक है। ये एक मेरा क्यूब टाइप का मैंने सेक्शन लिया था, तो सब भुजाएं बराबर है, तो उसका हाफ एंगल कितना होगा, कर्ण कितना, ये विकर्ण कितना बनाएगा भुजा से 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो यहां से जब ये थोड़ी सी दूर गया है तो एंगल में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, तकरीबन ये भी 45 है कि नहीं है। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं, मैं एन डी डैश को क्या बोल सकता हूं, मैं एन डी डैश को बोल सकता हूं क्या, इस त्रिभुज में देखना, एन डी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं एन डी डैश को डी
डी डैश cos 45 लिख सकता हूँ क्या? आराम से ठंडे दिमाग से देखो, इसको थोड़ा सा सीधा करो। यह है मेरा डी डैश, ये 45, ये n, इसका cos 45, यही वाली तो भुजा आएगी। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ साहब। अब देखो, अब BD, अब BD का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास भुजाओं की माप तो मुझे पता है क्यूब की। सपोज स्मॉल a ले रखी है मैंने, तो मुझे इसको रिलेट करना है भुजा से। तो मैं इसको क्या लिखूं? BD को मैं C। अब मैं एक त्रिभुज लेता हूं, एक और, कौन सा? देखो, CD, ये B, वही ये 90 डिग्री है, हमने क्यूब लिया था तो ये 45 डिग्री है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको क्या लिखूं? अगर इस त्रिभुज में मैं बात करूं तो देखो, CD अपॉन BD, देखना CD क्या है? आधार, BD क्या है? कर्ण, ये क्या है? cos 45 है क्या? cos 45। तो BD क्या हो जाएगा? CD अपॉन cos 45। BD क्या हो जाएगा? CD अपॉन cos 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब डी डैश को तो रहने दो, डी डैश, ठीक है। CD, BC, AB, AD सब बराबर है, तो मैं CD की जगह पे BC लिख दूं। CD की जगह पे क्या लिख दूं मैं? BC, क्योंकि सब भुजाएं आपस में बराबर है। CD की जगह BC लिख दिया। अब cos 45 कितना होगा? 1/√2, बटे के नीचे का बटा ऊपर चला जाता है, तो वो भी ऊपर चला जाएगा, तो इंटू cos 45 एक और आ जाएगा 1/√2। ये दोनों मिलके क्या हो गया? 1/2, ठीक है। क्या? डी डैश अपॉन BC। ये कहीं ना कहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अपना काम हो गया। ये कहीं ना कहीं आपको यही नजर आ रहा है कि डी डैश क्या है? डी डैश किसके बराबर है? C डैश के। मैं इसको C डैश लिख देता हूँ, C डैश। भाई C से C डैश पे गया, उतना ही पॉइंट D से D डैश पे गया, तो डी डैश को मैं C डैश लिख देता हूँ। अब C डैश अपॉन BC। C डैश क्या है? ये डेल। BC क्या है? सपोज एक लंबाई A ले ली थी, डेल अपॉन A। आपको यही नजर आ रहा है क्या? यही नजर आ रहा है। तो ये क्या है? एक तरीके से मेरा shear स्ट्रेन, ठीक है। ये आपको वैल्यू नजर आ गई। अब shear स्ट्रेन की वैल्यू किस में? टोटल shear स्ट्रेन में। यही तो कैलकुलेट कर रहा था मैं, इसी को कैलकुलेट करके लाया। ये एक समीकरण थी मेरे पास, ये एक समीकरण थी ये, और ये दोनों बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेन है मेरा BD में, और ये भी बोल रहा है कि यही स्ट्रेन है मेरा BD में। तो मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर दो। दोनों को बराबर कर देते हैं साहब। 1/2 गामा बराबर टाउ अपॉन E 1 प्लस म्यू। मैं थोड़ा इसका ऑर्गेनाइज करता हूँ। ऑर्गेनाइज कैसे करता हूँ? उसी फॉर्म में लिखते हैं हम, टाउ बराबर G टू गामा। यही होता था ना, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कांस्टेंट आ जाता था यही फॉर्म में। तो मैं एक तरफ क्या लाता हूँ, मैं टाउ लाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाउ छोड़ूंगा तो बाकी सब इधर आ जाएंगे, तो बाकी सब इधर आ जाएंगे, तो कितना होगा? E ऊपर गया इंटू गामा, सॉरी इसको पीछे लिखेंगे, E अपॉन 2 1 प्लस म्यू टू गामा। ठीक है बात। अब देखो, ये मुझे इक्वेशन मिली, लेकिन कायदे से टाउ बराबर क्या होता है? G इंटू गामा। ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। मतलब जो G है, क्या है? G y का गुणांक, गामा का गुणांक है। गामा का गुणांक इस इक्वेशन में क्या है? ये मतलब ये पूरा का पूरा G है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, इन दोनों से कंपैरिजन करने पे क्या मिला मुझे? G बराबर E अपॉन 2 इंटू 1 प्लस न्यू। ठीक है। अब इसको देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये मिल रहा है क्या E बराबर क्या है? पूरा का पूरा इधर आ जाएगा गुणा होके, क्या 2G इंटू 1 प्लस न्यू। क्या यही रिलेशन पढ़ा था क्या हमने? यही रिलेशन पढ़ा था, हो गया सत्य। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? E एंड G के बीच के रिलेशन देख लिया, E एंड K के बीच का रिलेशन हम देख चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, एक दो चीज़ें और बताता हूँ।
देखो